हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है संविधान का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन की इस क्लास में चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को एंड तक देखते रहना है और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। और अगर आपको और भी क्लासें लेनी है जैसे इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? किस भाग में पूछा आपसे, तो संविधान में भाग कितने? 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, भाग 22 है और 3 उपभाग है, टोटल मिलाकर 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और 12 अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 थी, तो इस प्रकार से ये किस भाग में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के व्याख्याकार कौन है या संरक्षक कौन है, तो आपको बता देना है साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय है यह संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो साथियों ध्यान रखना, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अनुसार भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप में से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? मूल रूप में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो ध्यान रखना साथियों, 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था, तो कुल मिलाकर मूल संविधान में 8 थे, तो ये ध्यान रखना। और वर्तमान में आपके हैं 34, एक तो है मुख्य न्यायाधीश और 33 है अन्य न्यायाधीश, तो कुल मिलाकर कितने हैं? 34 है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, और मूल संविधान से मैं पूछे तो आपको ध्यान रखना, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल मिलाकर 8 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो मूल संविधान में मान लो 8 थे और वर्तमान में 34 है, तो ये वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ध्यान रखना साथियों, संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। और संसद में कौन कौन है? राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों है, इन दोनों के पास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 अंग है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, एक राष्ट्रपति भी अंग है इसका, और ये 2 सदन है संसद के, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछे आपसे, तो ध्यान रखना साथियों, राष्ट्रपति है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना आपको। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, तो ये आपको तीनों क्वेश्चन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करता है? मान लो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है, तब किससे परामर्श लेता है या किससे परामर्श करता है? किससे परामर्श करता है? तो ध्यान रखना साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है, किस देश के न्याय प्रणाली के समान है? तो ध्यान रखना साथियों, फ्रांस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तो आपका यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इनमें से सभी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में भी है, उच्च न्यायालय में भी है और जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी है। तो आपको ध्यान रखना है, इन सभी में हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में नहीं, उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? तो ध्यान रखना साथियों, 10 वर्ष कम से कम उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए, तभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ध्यान रखना साथियों, 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक बना रह सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो ध्यान रखना साथियों, कदाचार, असमर्थता, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? तो सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध, तो वो कौन सा न्यायाधीश था? तो वो थे साथियों न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध 11 मई 1993 में लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो असफल हो गया था। इसलिए आपको ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? मुख्य न्यायाधीश को कितना प्रति माह वेतन मिलता है? तो ध्यान रखना, 2,80,000 रुपये मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं, और अन्य न्यायाधीशों को कितना है वेतन? तो ध्यान रखना साथियों, 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन के। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तब उनका काम कौन करेगा? राष्ट्रपति भी का मतलब नहीं है, उपराष्ट्रपति, दोनों पद खाली है, तब उनका काम कौन करेगा? तो करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? वो कौन सा मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? वो है साथियों जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ये मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को ही है, और संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों के पास है। और अंग पूछे तो अंग 3 है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के। तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना साथियों, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो ध्यान रखना साथियों, अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका है, वह साथियों स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है भारत की न्यायपालिका। अगला, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है
एकीकृत, स्वरूप कैसा है, एकीकृत है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कोई विवाद हो जाए तो विवाद सुलझाने का अधिकार किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और ये उसका मौलिक अधिकार है, किसका, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार है। तो ये ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है वो विवाद सुलझाने का। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पर। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, तो ले सकता है साथियों सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामले में परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखना है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा मित्रों। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वो कहाँ पर है, वो सिर्फ भारत में और यूएसए में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है, भारत और अमेरिका में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है साथियों प्रारंभिक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला आपका साथियों क्वेश्चन हो जाएगा, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है वो साथियों उपयुक्त दोनों में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जाता है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन आपका, लाभ का पद परिभाषित हुआ, लाभ का पद परिभाषित हुआ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो वो है साथियों केशवानंद भारती वाद में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना है हीरालाल जे कानिया, ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा, तो ध्यान रखना है वाई वी चंद्रचूड़ है, ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदस्थ रहे थे, पद पर रहे थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा, तो वो थे साथियों कमल नारायण सिंह, यह सबसे कम समय तक रहे थे। और ये सबसे वाई वी चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय पर रहे थे। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो वह है साथियों फातिमा बीबी, भारत के उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 129। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, तो साथियों ध्यान रखना PN भगवती है, ये मुख्य न्यायमूर्ति थे। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, तो ध्यान रखना है संचित निधि से आहरित होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है साथियों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, ये इस क्वेश्चन की हमने पहले भी चर्चा कर ली है, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ध्यान से पढ़ा तो आप इसका आंसर दे पाओगे।
ठीक है। सारी क्लास को अगर आपने ध्यान से याद किया सारे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाओगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर नहीं दे पा रहे तो इस क्लास को दोबारा देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपको लिखना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। और क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर और भी क्लासें लेना है तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।